प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों ने लगवाए कोविड के टीके। बिलासपुर हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के सभी न्यायालयों में 19 जुलाई से सामान्य कार्य होंगे शुरू। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजनांदगांव जिले में 1,52,000 से अधिक किसानों ने कराया बीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 1,583 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी प्रवास के दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले मातृ और शिशु विभाग, गौदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो वेसल्स तथा वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले पुल का उद्घाटन भी किया। साथ ही 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल तथा तकनीकी सहायता केंद्र, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखियान में आम तथा सब्जी के एकीकृत पैकेजिंग हाउस का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को अब तक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 34,97,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है, जो कुल मामलों का 1.39% है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने कोविड के टीके लगाए हैं। इनमें 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 85% और 18 से 44 आयु वर्ग के 25% नागरिक शामिल हैं। अब तक करीब 89 लाख लोग प्रदेश में पहले और दूसरे दोनों टीके लगवा चुके हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 252 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 9,98,817 मामले हो गए हैं। वहीं फिलहाल 4,028 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पालिका अधिकारी तथा जोन कमिश्नरों को कोरोना जांच तथा रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। इस संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के सभी न्यायालयों में 19 जुलाई से कार्य शुरू हो जाएगा। बिलासपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने राज्य के सभी कोर्ट में कोरोना नियमों का पालन कर सभी जिला न्यायालयों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग तथा 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी रखना होगा। जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। टीम में शामिल खिलाड़ियों को पूर्व हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम ने कहा कि काफी लंबे समय से खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों का इंतजार था, जो अब पूरा हुआ है। वहीं केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एकजुट होकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करें। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नमो ऐप के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन तैयार होने जा रहा है। यह नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा देने वाला अहम प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत वन, पशु और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर लोगों को मिलेगा। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की लगभग 885 एकड़ जमीन में यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आंवला और सागौन के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लगभग 80,000 औषधीय और अन्य पौधे भी लगाए जाएंगे। दुर्ग वृत्त की मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने बताया कि यहाँ प्राकृतिक परिवेश में पक्षियों का पार्क बनाया जाएगा। साथ ही पीपल, बरगद, हर्रा, बहेरा, महुआ जैसे औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। दुर्ग के वन मंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि माइंस की खाली पड़ी जमीन को 3 सालों में जंगल के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इस बात को इंगित करता है कि पर्यावरण के पुनर्संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा सकता है। मानव निर्मित इस जंगल में झील तथा पक्षियों के ब्रीडिंग ग्राउंड विकसित किए जाएंगे और यह जंगल देश दुनिया के लोगों के लिए बेहतरीन जगह साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धमतरी जिले में ग्राम नारी में मल्टी यूटिलिटी बहुउपयोगी केंद्र बनाए गए हैं। इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर 40 परिवारों को मिल रहा है। धमतरी जिले के विकासखंड कुरूद के ग्राम नारी में कृषि लघु उद्योग केंद्र में हस्तकला के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। इस केंद्र में कृषि कार्य करने वाली रेणु चक्रधारी ने बताया कि पहले वे अपने खेतों में काम करती थी, मगर अब हस्तकला का प्रशिक्षण ले रही हैं। मेरा नाम रेणु चक्रधारी है, ग्राम नारी से हूँ। मैं हथकरघा का काम करती हूँ। पहले कृषि कार्य करती थी दूसरे के खेत में जाके, लेकिन अब खुद का करते हैं और
हथकरघा का काम करने से हमारे घर में थोड़ा बेरोजगारी कम हुई, क्योंकि पहले दूसरे के खेत में जाते थे लेकिन कुछ समय बाद बंद हो जाता था, लेकिन अब खुद का घर भी चलाते हैं और काम भी कर लेते हैं और 365 दिन हमें काम भी मिल जाता है पूरा। एक अन्य हितग्राही कमलेश्वरी साहू ने बताया कि वे दूसरों के खेतों में काम करने के साथ ही हस्तकला का भी प्रशिक्षण ले रही हैं और वहां पर उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। बहुउपयोगी केंद्र के प्रशिक्षक श्रवण साहू ने बताया कि केंद्र में 40 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें 1.5 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। जो कि मैं हथकरघे का यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ महिलाओं को। यहाँ मैंने 40 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें से 30 महिलाएं इस MUC में काम करते हैं, बाकी जो 20 महिलाएं हैं वो घर में काम करते हैं। यहाँ की पर मंथ का उत्पादन कम से कम 1.5 लाख का मजदूरी भुगतान हम लोग कर लेते हैं और जिसमें से कुछ जो पेमेंट है संस्था को चलाने के लिए मिल जाता है। यहाँ की महिलाएँ जो ऐसे हैं जो हर महिला का कम से कम 10,000 8,000 पर मंथ इनकम हो जाता है। विकासखंड कुरूद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SN वर्मा ने बताया कि कृषि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने बहुउपयोगी केंद्र में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। और नारी डोम में ही एक अतिरिक्त कार्य हो जाए, वो जो बुनकर है महिला समूह के द्वारा धागा बुनाई का काम किया जाता है। तो इसमें एवरेज जो देखेंगे मंथली लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये तक महिला समूह के द्वारा आमदनी प्राप्त की जाती है। इसमें अभी वर्तमान में 45 महिला समूह कार्यरत है टोटल। जो लगभग जो क्षेत्र है नारी में, उसमें महिलाओं के हम लोग देखें तो भागीदारी दैनिक रहती है और उनके द्वारा काफ़ी उत्साह के साथ उसमें काम किया जा रहा है। ग्राम नारी के बहुउपयोगी केंद्र में कृषि लघु उद्योगों से संबंधित हस्तकला के प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार हासिल करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। आत्मनिर्भर बनने के साथ ही वे अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने का आज अंतिम दिन था। इस योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि अथवा कम बारिश होने से फसलों को नुकसान होने पर बीमा की राशि किसानों को दी जाएगी। राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक सहित 35 सहकारी समितियों के माध्यम से 1,52,000 से अधिक किसानों की फसल का बीमा कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा 21-22 के लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित है और आज दिनांक तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव एवं इसके आश्रित 132 सेवा सहकारी समितियों द्वारा अभी तक 1,58,000 किसानों को बीमित किया जा चुका है, जिसमें से 1,19,000 राजनांदगांव जिले का और शेष कबीरधाम जिले के किसानों द्वारा अपना पंजीयन करा लिया गया है और बीमा आवरण प्राप्त कर लिया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि पिछले साल का 138 करोड़ रुपए बीमा क्लेम का वितरण किया गया है। जिले में प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने के लिए ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया था। फसल बीमा कराने के लिए गांव में जाकर किसानों को प्रेरित किया गया है। बीमा का लाभ धान, असिंचित सोयाबीन और अरहर फसल लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।